हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपने अभी इससे पहले डेफिनीशन कर लिया और ऑब्जेक्टिव कर लिया, आज हम देखेंगे अकाउंट्स के एडवांटेजेस, यानी अकाउंटिंग के फायदे क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज दोनों लगभग लगभग मान के चलो, आप एक जैसा ही है लगभग। आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम क्यों करें। अगर आपको पता चल जाए कि इस चीज को हम इसलिए कर रहे हैं तो आप, बट ऑब्वियस है कि उस काम को तभी करोगे जब आपको उससे पर्टिकुलर कोई फायदा मिलेगा। तो आज हम एडवांटेज की बात करने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो हमने देखा था, क्या क्या देखा था? कैलकुलेट प्रॉफिट, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, और इसके साथ साथ इंटरनल इंफॉर्मेशन टू यूजर। एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज जो होगा आपका, वो होगा इंफॉर्मेशन मिलेगा किसके रिगार्डिंग प्रॉफिट। अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, यानी आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो फर्स्ट एडवांटेजेस की बात करें, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का इंफॉर्मेशन मिलेगा, कैसे निकालोगे प्रॉफिट एंड लॉस? देखो, अकाउंटिंग करोगे तो सेल्स मान लेते हैं, आपने बोला सेल्स मान लेते हैं 10,000, इसमें से माइनस कर दोगे एक्सपेंस, एक्सपेंस मान लेते हैं कि 6,000, तो बट ऑब्वियस है आपने इनकम कमा लिया 4,000। तो इस तरीके से अब सेल्स आपको अकाउंटिंग की वजह से पता चलेगा और एक्सपेंस भी। पॉइंट नंबर 2, और क्या होगा? मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगा, मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगा। सर मैनेजमेंट को हेल्प कैसे मिलेगा? देखो, जैसे कि आपका मैं अगर सिंपल से वे में बोलूं तो मैनेजमेंट को हेल्प डिसीजन मेकिंग में मिलेगा। डिसीजन मेकिंग का मतलब, अगर बिजनेस का प्रॉफिट कम है या आपका सेल्स कम हो रहा है या बिजनेस में कोई थेफ्ट हो रहा है, तो बिजनेस उसी पर्टिकुलर एरिया पे मैनेजमेंट क्या करेगा, जाके डिसीजन ले सकता है। मान लो सेल्स में गड़बड़ी हो रही है, सेल्स कम हो रहा है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर सेल्स जहां से होता है वहीं पे वो कंट्रोल लगाएगा कि भाई सेल्स कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और फिर उस सेल्स के ऊपर क्या करेगा, वो कंट्रोल लगा के उस सेल्स को इंक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को किस एम्प्लॉय को कितना सैलरी देना है नहीं देना है, तो मैनेजमेंट की भी एक तरीके से हेल्प करेगा। तो अकाउंटिंग करने के फायदे देखिए, सबसे पहला है इंफॉर्मेशन प्रॉफिट के रिगार्डिंग मिलेगा, दूसरा है आपका मैनेजमेंट की हेल्प करेगा, थर्ड क्या हो सकता है आप सोचिए, क्या फायदे मिल सकते हैं आपको अकाउंटिंग करने के बाद? तो अगर मैं थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो आपको बेनिफिट फायदा मिलेगा असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, असेसमेंट ऑफ टैक्स, यानी टैक्स को कैलकुलेट करने में, या टैक्स लाइबिलिटी बोल सकता हूं। आपको याद होगा लाइबिलिटी मतलब क्या होगा, हमारा कर्जा। तो आप अगर प्रॉफिट निकाल पाओगे तो आप इनकम टैक्स किस पे देते हो, प्रॉफिट के ऊपर ही दोगे। तो अगर आपने प्रॉफिट निकाल लिया है तो प्रॉफिट के ऊपर आप क्या करोगे, इनकम टैक्स दे पाओगे। तो एक ये भी हमारा एडवांटेज है कि हम असेसमेंट कर सकते हैं अपने टैक्स लाइबिलिटी की, कि कितना हमें टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहिए और कितना हमें इसका साल का प्रॉफिट हुआ तो इससे बेनिफिट मिल सकता है। पॉइंट नंबर 4, लोन लेने में फैसिलिटी, फैसिलिटी इन लोन। तो लोन आपका, अगर आपने लोन लेना है तो लोन बड़े इजीली मिल जाएगा, क्योंकि लोन लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जाओगे बैंक के पास या आप जाओगे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, एफआई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस क्या है बच्चे? बैंक का जो मेन उद्देश्य होता है पैसा जमा करना और साथ के साथ लोन देना भी होता है।
लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका बजाज कैपिटल, जैसे कि आपका होम क्रेडिट, मास्टर कैपिटल, इन मुथूट फाइनेंस, इन सब के पास अगर आप जाते हो तो ये आपके पैसे को जमा नहीं करेंगे। ये आपको सिर्फ और सिर्फ लोन तो देंगे लेकिन पैसे जमा नहीं करेंगे। तो ऐसी संस्था जो कि सिर्फ लोन देने का काम करती है उसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और जो संस्था दोनों काम करती है उसको बैंक कहते हैं। तो बैंक के पास अगर जाते हो आप या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हो, आप गए और आपने बोला कि सर मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो लोन आपको किस बिहाफ पे मिलेगा? अगर आप जॉब करते हो तो सैलरी, तो जॉब करते हो तो कॉमर्स का मतलब ही नहीं है आपका, आपका सैलरी तो नॉर्मल वहां से कैलकुलेट होगा। तो अगर आपका लोन की बात करें तो लोन जब लेने जाओगे तो जो बैंक है वो बोलेगा अपने बिजनेस का आपका प्रॉफिट कितना कमाते हो, जिसे हम नेट प्रॉफिट बोलने जा रहे हैं। अगर बोलोगे सर हमें प्रॉफिट का तो नहीं पता, तो बैंक बोलेगी हम आपको लोन नहीं दे सकते। पहला इसका यही होगा कि आपका प्रॉफिट क्या है, आपका टर्नओवर क्या है। अब ये टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है। दूसरा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपसे क्या पूछेगी? प्रॉफिट। तो अगर आपके बिजनेस का प्रॉफिट ठीक है, बिजनेस का प्रॉफिट ठीक का मतलब कि अगर जितना लोन लोगे उस लोन के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस का प्रॉफिट उसके कंपेटेबल है, देन आपको लोन इजीली मिल जाएगा। तो आपको लोन लेने में भी फायदा मिल सकता है अगर आप क्या करोगे? अकाउंटिंग। क्योंकि अकाउंटिंग करोगे तो प्रॉफिट पता चलेगा, प्रॉफिट पता चलेगा तो लोन लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? मैनेजमेंट की भी हेल्प हो सकती है कि सेल्स कम हो रहा है, परचेज ज्यादा हो रहा है, कहां पे है। टैक्स कैलकुलेशन भी हो सकता है। नंबर 5, एक वो भी तो हो सकता है, प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड। प्रिवेंट का मतलब लास्ट क्लास के अंदर ही हमने डिस्कस किया था। प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड का मतलब कि हमारे जो एरर होते हैं, गलतियां, अगर अकाउंटिंग करोगे तो वो उन गलतियों को ढूंढा जा सकता है। अगर फ्रॉड हुआ है तो इजीली उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसको ढूंढा जा सकता है कि कहां पे फ्रॉड हुआ है। तो देखो मैंने ये 5 पॉइंट अभी लिखा है, और बताइए आप क्या पॉइंट हो सकता है एडवांटेजेस के। एक तो मैंने क्या लिखा? प्रॉफिट निकालोगे। क्या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना हमारे बिजनेस के लिए एडवांटेजेस है? बिल्कुल, आप यहां पे वो पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हो कि हमारे बिजनेस का सिस्टमेटिक। क्या फाइनेंशियल का पोजीशन पता करना, हमारा बिजनेस किस तरीके से व्यापार कर रहा है, क्या ये हमारे लिए एडवांटेजेस हो सकता है? बिल्कुल, ये भी आपके लिए एक एडवांटेज है, तो उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद आगे बात करें एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट का मतलब क्या है? मान लेते हैं एविडेंस इन कोर्ट, ये भी एक एडवांटेज है। देखो आपको बस मेमोराइज करना है और ज्यादा कुछ नहीं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान लीजिए आप जो होते हो ना इनकम टैक्स के नजर में, आप अगर टैक्स के लिए लाइबल हो तो आपको एसएससी बोला जाता है। ठीक है, और ये है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपको 50 लाख रुपए पे टैक्स देना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि आपको 50 लाख पे टैक्स देना है। आप बोलोगे सर हमारी तो इनकम ही नहीं है 50 लाख जिस पे हम टैक्स देंगे। तो आपने बोला हमारी इनकम ही नहीं है 50 लाख जिस पे हम टैक्स देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में इनकम टैक्स वाला बोलता है आपको टैक्स देना है और आप बोलते हो हमारी इनकम नहीं है, तो क्या आप इसको 50 लाख पे टैक्स दे दोगे? जवाब होगा कि नहीं, हम 50 लाख पे क्यों टैक्स दे जब हम कमाते ही नहीं। लेकिन इनकम टैक्स वाला बोलता है हम लेंगे। ऐसे सिचुएशन में इनकम टैक्स वाला आप पर कानूनी कार्रवाई करेगा। जब कानूनन कार्रवाई करेगा तो आपका जो फैसला है वो कहां चले जाएगा? कोर्ट में। जब कोर्ट में ये फैसला जाएगा तो कोर्ट में फैसला जाने के बाद कोर्ट में जज आपसे पूछेगा कि आप क्यों नहीं गवर्नमेंट का टैक्स पेमेंट कर रहे हो। तो आपका जवाब होगा सर हम क्यों गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करें, हमारी तो इतनी इनकम है नहीं। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट पूछेगा आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपकी इतनी इनकम नहीं है। देन आप क्या करोगे? अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जो निकाला हुआ है सारा डिटेल डॉक्यूमेंट, बैलेंस शीट आप जज को प्रूफ के तौर पे दोगे। प्रूफ जज देखेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारा ये
आपका इतना प्रॉफिट नहीं है, तो उस केस में आप केस जीत जाओगे और उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वो सिर्फ पेपर पे नहीं होता लिखा हुआ। कुछ स्टूडेंट सोच भी सकते हैं कि भाई हम तो कुछ भी बना के दिखा देंगे जज को। नहीं, उस प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाते हो, जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, उस पर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट का। तो अगर चार्टेड अकाउंटेंट बोल देता है कि आपको इतना प्रॉफिट है, तो कोर्ट उसी को अप्रूव्ड कर देगा। ठीक है, तो देखो बच्चे, मैंने 6 एडवांटेजेस करे हैं। पहला हमारा प्रॉफिट, दूसरा मैनेजमेंट का हेल्प, तीसरा क्या था हमारा असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, चौथा लोन टेकन यानी फैसिलिटी ऑफ लोन, प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड और एविडेंस इन कोर्ट। ये 6 एडवांटेजेस थे आपके किस चीज के? ये 6 एडवांटेजेस हैं हमारे अपने बिजनेस में, सॉरी अपने अकाउंटिंग करने के, हमारे ये हैं एडवांटेजेस। तो एक बार फटाफट से इसके पॉइंट्स नोट करना है। और इन सब के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, अपने जो बोलते हैं ना कि हमें मेमोरी याद रखने के लिए, तो आप जब तक आप अपने ओन लैंग्वेज में नहीं लिखोगे इसके ब्रैकेट में इसका मतलब क्या है, तो फिर भूल जाओगे। उससे क्या होगा, जब आप रजिस्टर को पेज पलटोगे तो बस आपने पेज पलटना है, सारा आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, फटाफट से नोट करिए। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट्स बना के लिखना है। जल्दी से आप नोट करिए इसको। जल्दी जल्दी नोट करिए। जब मैं समझाऊं तो बस आपने समझना है। नोटिंग सबसे लास्ट में करना, मैं प्रॉपर टाइमिंग दूंगा, समझते टाइम पे सिर्फ आपने समझना है और ईमानदारी के साथ नोट करना है आपने। कर लिया नोट आपने? चलिए, अब हम इसके बाद एडवांटेज के बाद स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी स्टूडेंट, चलिए नोट कर लिया था आपने। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप क्या करवा रहे हो, इतने सारे पॉइंट्स क्यों करवा रहे हो? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो आपका एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, वो मेरे से अच्छे तरीके से आप जानते हो। तो मैं सारी चीज़ें कवर करके चलूँगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन आते ही आपको आंसर पता होना चाहिए, इसका ये है। बाकी इन सब चीज़ों का हमें आगे भी बेनिफिट मिलेगा, आगे इन द सेंस जब हम आगे के चैप्टर्स करेंगे कुछ बेसिक एजम्पशन एंड प्रिंसिपल, वहाँ भी बेनिफिट मिलेगा। तो अभी तो आपका बस बेसिक बेसिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमने मीनिंग देख लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिया, एडवांटेजेस देख लिया। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की। लिमिटेशन मतलब, देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ ना कुछ फायदा भी होता है और कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो अगर मैं फायदे की बात करूं तो हम देख चुके हैं, नुकसान की बात करेंगे अब, क्या अकाउंटिंग करने के क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहले बात है विंडो ड्रेसिंग की। मैंने पॉइंट लिखा नंबर 1, विंडो ड्रेसिंग। तो सर ये विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? देखो नाम ऐसा गिवन है कि इससे आपका हिंदी सेंस निकालना बहुत ही कठिन है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि आपका जो सेल्स है, सपोज करिए आपका सेल्स है 1000, लेकिन आपने इसको दिखा रखा है 10 लाख या 1 लाख रुपए आपने सेल्स। तो यानी अपने सेल्स को आपने क्या करा, बढ़ा के दिखा दिया। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। यानी अपने अकाउंट्स के एक्चुअल जो डेटा है, एक्चुअल जो पोजीशन है, उस पोजीशन से आप कहीं बेहतर अपने अकाउंट्स को दिखाने को विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, मैनिपुलेशन। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल दूंगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। मान लेते हैं कि मिस्टर मोहन, मान लेते हैं कि मिस्टर मोहन जिसका काम क्या है, एक ये बहुत ही पुअर पर्सन है,
और ये मान लेते हैं रिक्शा चलाता है, और इसके माइंड में आइडिया आया, रिक्शा चलाता है, इसके माइंड में आइडिया आया और ये गया बैंक के पास और बैंक से बोला कि बैंक आप मुझे एक काम करिए, लोन दीजिए, मेरे पास एक आइडिया है और मैं बहुत अच्छा बिजनेस करना चाहता हूं। तो बैंक के मैनेजर ने पूछा कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए। मिस्टर राम ने बोला कि मुझे लोन चाहिए 50 लाख रुपए का। तो बैंक का रिवर्ट में आया, 50 लाख का लोन तो हम दे देंगे, लेकिन आप करते क्या हो। उसने बोला कि जी मैं एक छोटा मोटा रोजगार, अपना खुद का काम, रिक्शा चलाता हूं। तो मुझे बताइए क्या बैंक वाला इसको लोन देगा? बैंक वाला इसको कभी लोन नहीं देगा। बैंक वाले ने बोला अच्छा रिक्शा चलाते हो तो लेकिन इनकम क्या है ये बताइए। इसने बोला जी मैं डेली के 300-400 रुपए कमा लेता हूं। तो बैंक वाले बोलेगा कि अगर 300-400 रुपए आप कमाते हो तो आपको 50 लाख रुपए का लोन नहीं दिया जाएगा। अगर आपको लोन चाहिए तो आपका कोई बिजनेस हो और आपकी इनकम कम से कम देखा जाए 50 लाख के लोन के लिए कम से कम 40 लाख की इनकम दिखाओ तो हम 50 लाख की लोन देंगे। सेल्स दिखाओ, सारी चीजें। तो जो ये बैंक था, मान लेते हैं एसबीआई, एसबीआई बैंक था, एसबीआई ने तो मना कर दिया। अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल में न्यूज भी आपने सुना होगा, यस बैंक। अब इसको बोला गया कि आप डॉक्यूमेंट दो मुझे। इसके मैनेजर ने बोला मुझे डॉक्यूमेंट दो लाके। बोला डॉक्यूमेंट कैसे लाके दूं? बोला कि एक ऐसा बैलेंस शीट होता है और पी एंड एल होता है। बैलेंस शीट जहां पे बिजनेस अपने एसेट्स और लाइबिलिटी की डिटेल देता है, उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। और एक प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस जहां पे बिजनेस अपने इनकम और खर्चे की डिटेल देता है, कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ ये कॉलम रहता है, सिग्निफिकेंट मैनर आपने देखा था इस तरीके से। तो बैलेंस शीट और पी एंड एल, बोला इस बैलेंस शीट और पी एंड एल को लेके आओ, इसमें सारी इंफॉर्मेशन। रिक्शे वाले के माइंड में, राम के माइंड में आइडिया आया, क्यों ना हम इस बैलेंस शीट के अंदर, इसने बोला कि आपकी इनकम होना चाहिए, मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखा देता हूँ 1 CR का, क्या फर्क पड़ता है। बैंक वालों को तो यही कागज तो चाहिए। बैंक का मैनेजर ऐसा थोड़ी करेगा कि उसके दुकान में जाके बैठ के 1 साल तक चेक करेगा कितना सेल है कितना नहीं है। तो इसने बोला हाँ वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो ये फेक दिखा सकता है, 1 करोड़ का सेल है। एसबीआई तो नहीं दे रहा लोन। अब ये गया हाल फिलहाल में जो आपने सुना होगा, बड़ा ही चर्चित केस है यस बैंक के पास। यस बैंक ने हर किसी को लोन दिया, कहने में आता है मुझे तो नहीं मिला लोन यहां से। यस बैंक के पास गया और यस बैंक को उसने दिखाया अपना पी एंड एल और बैलेंस शीट, जिसमें 1 करोड़ रुपए का इसका क्या था, 1 करोड़ रुपए का इसका इनकम था। और बैंक से बोलता है कि मैं अपना बिजनेस करता हूं, मेरा रिक्शे का बिजनेस है और मुझे 50 लाख रुपए का लोन चाहिए। बैंक ने देखा कि जी आपका बिजनेस का प्रॉफिट तो ठीक ठाक है और इस साइड में एसेट होते हैं, सारे एसेट्स भी आपके 100 करोड़ रुपए के हैं, तो आपको तो 50 लाख रुपए की इजीली लोन मिल जाना चाहिए। लेकिन मैनेजर ने बोला सर ये जो आपने बनाया है ये वाले वैलिड नहीं है, आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। बोला क्यों? सर इसके ऊपर किसी ने वेरीफाई नहीं किया, किसी सीए के साइन करवा लो इस पे। अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट इसको वेरीफाई कर दे तो हम मान लेंगे। अब इसको लोन फिर नहीं मिल पाया, ये किसी चार्टेड अकाउंटेंट के पास गया, सीए के पास, और सीए से बोलता है सर मुझे लोन लेना है, कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। सीए ने बोला ठीक है हम बना देंगे। सीए ने देखा आपके पास कुछ ऐसा तो सेल प्रॉफिट इनकम तो है ही नहीं, तो आपके डॉक्यूमेंट हम किस बिहाफ पे बना के दे। उसने बोला सर मुझे लोन लेना है 50 लाख रुपए का। सीए के भी माइंड में एक आइडिया आया, बोला मैं एक काम करता हूं, आप 50 लाख की लोन की बात करता हूं, मैं आपका इतना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट बना देता हूं कि आपको 1 करोड़ का भी लोन मिल जाएगा और मैं साइन कर देता हूं, लेकिन बदले में मुझे 10% कमीशन चाहिए। तो 1 करोड़ रुपए का 10%, 10 लाख रुपए कमीशन चाहिए। सीए ने फटाफट से एक बैलेंस शीट और एक पी&एल बनाया, उस पर साइन कर दिया। उसके बाद ये बैंक में लेके गया, बैंक ने इसको अप्रूव्ड कर दिया, इसको लोन मिल गया। लोन मिलने के बाद सीए का कमीशन भी बन गया। हाँ बाद में अगर जांच पड़ताल होती है तो सीए को पकड़ा जा सकता है, आपने गलत बैलेंस शीट दिया। लेकिन जब सीए सिग्नेचर करता है तो वहां पर लिख देता है कि मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से दिया, अब इसमें भी गड़बड़ी हो सकता है, रिपोर्ट में लिख देता है ये, तो सीए के पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हुआ ये, अब इसको लोन मिल गया। अब बताइए जो इसको लोन मिला वो किसके बिहाफ पे मिला? अकाउंटिंग। क्या ये अकाउंटिंग ठीक था?
नहीं था, ठीक। इस अकाउंटिंग को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, बिल्कुल। इसको बोलते हैं मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट। तो इसने अपने अकाउंट को मैन्युपुलेट किया, बढ़ा चढ़ा करके दिखाया, तब जाके कहीं इसको लोन मिल पाया है। तो क्या ये अकाउंटिंग का फायदा है? आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, आप जेन्युइन तरीके से सोचो, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो एक विंडो ड्रेसिंग करना, यानी अपने अकाउंट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखा देना, वन ऑफ क्या है हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम बोलते हैं अफेक्टिंग ऑफ विंडो ड्रेसिंग। तो पहला लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन की मैं बात करता हूं। सेकंड लिमिटेशन हो सकता है आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड, ठीक है। अब इसको समझते हैं, चलिए ये क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड। मान लेते हैं कंपनी ने 2010 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो 2010 का इस कंपनी का मैं बैलेंस शीट बनाता हूं। फिर से बताइए बैलेंस शीट क्या होता है? वो स्टेटमेंट जहां पे कंपनी अपने किस चीज को रखेगा, कंपनी अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को रखेगा। इस साइड में लाइबिलिटी और इस साइड में एसेट। एसेट्स का मतलब क्या होता है हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जिसका यूज लंबे समय के लिए करते हैं, उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, उसको एसेट्स बोला जाता है। इसकी थ्योरी भी हम करेंगे बाद में, अभी सिर्फ समझो एसेट्स हमारे लिए संपत्ति है। मैंने एक बिल्डिंग खरीदा, मैंने यहां बिल्डिंग लिखा, एक बिल्डिंग लिखा, मान लेते हैं 50,000 रुपए का या 50 लाख रुपए का। ये मैं बात कर रहा हूं आपसे 2010 का। नाउ बात करते हैं 2011 बैलेंस शीट, ये 2011 की है। अब मैंने 2011 में अगेन मेरे पास बिल्डिंग, मैंने खरीदा कितने का था बिल्डिंग? 50 लाख का। मेरे बैलेंस शीट में क्या है? 50 लाख। यानी ये पुरानी वाली कीमत को ही दिखाना पड़ता है हमें, हमारे अकाउंटिंग का ये एक मान लो लिमिटेशन है। लिमिटेशन अभी समझ में आएगा। फिर मैं अगले साल गया, ऐसे करते करते मैं 2020 में आ गया। ये भी क्या है कंपनी का एक बैलेंस शीट, 2020 में आ गया। यहां पे 22 इधर मैं लिखूंगा बिल्डिंग। अब बताइए बिल्डिंग कितने लिखे जाएंगे? बिल्डिंग का अमाउंट जो होगा यहाँ पे वो अगेन 50 लाख। तो सोचो 2010 से 10 साल में क्या बिल्डिंग हमारा 50 लाख का ही है। यहाँ पे तो दो कंडीशन हो सकता है कि बिल्डिंग या तो कम का हो गया होगा, नहीं तो आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग हमेशा क्या होता है, बढ़ता ही है। तो इसका बिल्डिंग 50 की जगह पे मार्केट में 1 करोड़ रुपए का है, लेकिन हम अपने अकाउंटिंग में कितने का रिकॉर्ड कर रहे हैं? 50 लाख रुपए का, जो कि पुरानी कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल का मतलब होता है पुरानी चीजें। तो एक हम जो पुरानी कॉस्ट इसमें बार बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे अकाउंटिंग का एक डिसएडवांटेज है। हमें इसको मार्केट प्राइस लिखना चाहिए। लेकिन अब अकाउंटिंग का एक वन ऑफ दीज जितने भी लिमिटेशन है उसमें से एक लिमिटेशन ये है कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैलेंस दिखाए जाते हैं वो दिखाए जाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो ये भी हमारे बिजनेस का क्या है, एक डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सर ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मतलब, देखिए मान लो आपने 2018 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। जब अपना बिजनेस आपने 2018 में स्टार्ट किया है तो इसको आप क्या करोगे, सेल, ठीक है। यहां पे बिजनेस के अंदर सेल भी होगा, बिजनेस में परचेज भी होगा, बिजनेस के अंदर कुछ आप एसेट्स भी खरीदोगे, बिजनेस में कुछ आप लाइबिलिटी भी खरीदोगे, सारा डिटेल होगा। हम सेल्स की बात करते हैं। सेल्स आपने क्या करा, यहां पे राम को बेचा और मोहन को बेचा। इसको 1 लाख रुपए का उधार बेचा, इसको 4 लाख का उधार बेचा है। और कुछ आपने नगद में सेल किया है, कैश में 3 लाख का। तो बताओ मेरा टोटल सेल कितने का है? आप बोलोगे सर टोटल सेल जो है वो 3 और 4 7 और 1 8 लाख रुपए का हमारा क्या है, टोटल सेल है। अब क्वेश्चन रेस होता है सर अगर ये टोटल सेल हमारा 8 लाख रुपए का है तो कंसर्न ये है
कि 8 लाख रुपए के सेल में हम प्रॉफिट जानना चाहते हैं कितना कमाए। मैंने बोला इन सभी को सेल करने में हमारा जो एक्सपेंस हुआ वो एक्सपेंस हुआ मान लेते हैं 4 लाख रुपए का। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट क्या आ गया बताइए। प्रॉफिट आ जाएगा यहां पे निकल के 8 लाख का इनकम आया, 4 लाख का खर्च हुआ, यानी 4 लाख का प्रॉफिट। आपने 4 लाख का प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन फाइनली जब 2019 में गए, तो 2019 में गए आप 2019 में, तो आपने क्या पाया कि राम की किसी भी रीजन की वजह से डेथ हो गई। तो डेथ होने की वजह से क्या जो इसको मैंने उधार माल बेचा था, इसको उधार क्या आगे मुझे 2019 में मिल पाएगा? नहीं। मोहन ने तो अपने पैसे दे दिए, कैश वाला तो मिल गया, लेकिन राम अपना पेमेंट नहीं दे पाया, तो इसका पैसा मेरा डूब गया। तो अब 2000 कब पता चला मुझे? 19 में। आप मुझे बताना 2018 में मेरा प्रॉफिट 4 लाख रुपए है, लेकिन 19 में जाके पता चलता है कि मेरा पिछला जो एक पर्सन था उसने पेमेंट नहीं दिया। तो अब आप 2019 में सोचिए कि ये जो आपका प्रॉफिट है ये 4 नहीं होना चाहिए, आपका ये पैसा डूब गया, तो सेल को आपको मानना चाहिए था 4 और 3 7। तो सर हम कैसे मानेंगे कि हमारा सेल? तो यही तो एक लिमिटेशन है कि ये इंफॉर्मेशन आपको कभी कंप्लीट नहीं देगा। बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट तभी मिलेगा, मान लो आज के दिन ये बंद करता है अपनी दुकान को, बंद करने के बाद बोलता है राम मोहन हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा सारा पेमेंट दो, दुकान हो गई बंद। तब तो ये अपना एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस इस साल का निकाल सकता है। नहीं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो अजम्पशन बेसिस पे होता है कि हमारा 4 का प्रॉफिट है। अब इस साल का हमारा प्रॉफिट 4 है, तो हम इससे सही करने के लिए क्या करेंगे? अगले साल का प्रॉफिट मान लो 10 लाख है, लेकिन 1 लाख रुपए पिछले साल हमने ज्यादा प्रॉफिट दिखा रखा है, तो यहां से माइनस कर देंगे 1 लाख, तो अगले साल का प्रॉफिट हम क्या मान लेंगे? 9 लाख रुपीज। तो हम पिछले साल के कमियों को हम अगले साल दूर करने की कोशिश करेंगे। तो जबकि ये 1 लाख रुपए मेरा इस साल का नुकसान नहीं है, ये है पिछले साल का, लेकिन मैं दिखाऊंगा इस साल में। तो इससे क्लियरली कहा जा सकता है कि हमारे अकाउंटिंग का जो है वो एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है हमारे अकाउंटिंग का? कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, आपको पूरी जानकारी प्रॉफिट के रिगार्डिंग नहीं देता। तो सबसे पहले हमारा क्या था? लिमिटेशन। लिमिटेशन में हमने क्या देखा? विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब अकाउंट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। इसके बाद क्या था? हिस्टोरिकल कॉस्ट। बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं वो पुराने वैल्यू पे दिखाते हैं, ना कि नई वैल्यू के। इसके बाद क्या था हमारा? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इस साल की जो सेल और परचेज है वो पूरे तरीके से जानकारी प्रोवाइड नहीं करता। तो एक बार फटाफट से आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे और चलेंगे। हमने क्या क्या कर लिया? मीनिंग कर लिया, एडवांटेज कर लिया, डिसएडवांटेज कर लिया और ऑब्जेक्टिव कर लिया। इसको एक बार आप नोट करिए फटाफट, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी। तो अभी तक हमने अकाउंट्स के अंदर कुछ चीजें कर ली है। अब हम अकाउंट्स के अंदर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं, मीनिंग देखते हैं कि यूजर क्या है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले देखिए आप, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बताइए? इंफॉर्मेशन का मतलब होता है बेसिकली जानकारी। अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं तो इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। तो आप अकाउंट्स में किस चीज की जानकारी लोगे? बिजनेस के सारे एसेट के, कि इस कंपनी में कितने एसेट्स हैं और कितने इस कंपनी पे ऊपर कर्जा है, लाइबिलिटी,
कितना बिजनेस खर्चा करता है और कितना बिजनेस का अपना इनकम है। तो बस इन चीजों की जानकारी लोगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। तो अगर आप किसी बिजनेस की इंफॉर्मेशन लोगे तो बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों अगर पार्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? आपको जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर आपको ये दोनों चाहिए इंफॉर्मेशन तो कहां जाना चाहिए आपको? आपको चाहिए बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो यूजर, अब इसकी इंफॉर्मेशन कौन? आप किसी कंपनी के सामान को खरीदते हो, आप ब्रांड समझ के खरीदते हो, तो आप क्या देखते हो? बिजनेस का साइज क्या है? तो बिजनेस का साइज डिपेंड करता है उसके एसेट्स पे और उसके इनकम के ऊपर, लाइबिलिटी के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर। तो अगर आप एक कस्टमर हो और इस दुकान से सामान खरीदोगे और बोलोगे नहीं बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ऐसे सामान ले लेना चाहिए, तो आप एक कस्टमर हो। आपने इसके बिजनेस का ये दोनों पॉइंट अगर आपने देखा है तो आप बन गए इस कंपनी के यूजर। और क्या यूजर? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर। प्रोडक्ट यूजर तो हो ही, लेकिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी। अब मान लेते हैं बैंक। अगर बैंक को लोन देना है तो बैंक इस किसी भी बिजनेस का, मान लेते हैं ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ABC लिमिटेड का है, अगर बैंक को लोन देना है तो बैंक क्या चीज देखे ABC लिमिटेड का? तो बैंक को देखना चाहिए इसके एसेट्स और लाइबिलिटी को। तो क्या ये बैंक भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसके बाद सप्लायर। सप्लायर की अगर मैं बात करूं तो जो सामान उधार देता है वो किस व्यक्ति को सामान उधार देगा? उस पर्सन को देगा जो कि उसका पैसा टाइम पे रिटर्न कर दे, और टाइम पे रिटर्न वही करेगा जिसका बिजनेस अच्छे से चल रहा हो। तो सप्लायर भी इसके इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा और समझेगा, तब इसको उधार देना चालू करेगा। इसके बाद इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर जो कि हमारी कंपनी के अंदर पैसे लगाने को तैयार होता है। तो इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा इसलिए लगाएगा क्योंकि सोच रहा है कि मेरे पैसे जल्दी से जल्दी डबल हो जाए, जल्दी से जल्दी मुझे रिटर्न मिले, बैंक से अच्छा रिटर्न मिले। तो ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर इसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से देखेगा और इसे समझेगा। तो क्या ये भी यूजर है? बिल्कुल ये भी यूजर है। तो मैं बात कर रहा था यूजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी जो जो मेरे बिजनेस के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को देखना चाहता है, मैं उसको बोलूंगा वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर है, वो यूज करना चाहता है, इंटरेस्टेड पार्टी है। तो इसके अंदर दो प्रकार के यूजर है, कुछ बिजनेस के अंदर के हो सकते हैं यानी बिजनेस के अंदर के, और कुछ हो सकते हैं बिजनेस के बाहर के, आउटसाइडर। तो जो बिजनेस के अंदर के यूजर हैं वो इंटरनल यूजर, और बिजनेस के बाहर के जो है वो है आपका एक्सटर्नल यूजर। तो यूजर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को देखने को हमने क्या नाम दिया? यूजर। तो चलिए हम एक बार देखते हैं इंटरनल यूजर में कौन कौन आ सकता है, एक्सटर्नल में कौन आ सकता है। एक्सटर्नल में मैं सबसे पहले बात करता हूं, नंबर 1 बैंक। क्या बैंक हमारे बिजनेस के इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है? बिल्कुल सर कर सकता है। तो ये एक्सटर्नल है यानी बिजनेस के बाहर का है। पॉइंट नंबर 2, अब एक मैं वर्ड लिखने जा रहा हूं, डेटर। डेटर, डेटर का मतलब होता है आपका जब उधार माल बेचते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, उधार जब किसी को माल बेचते हैं तो वो होता है डेटर, उधार माल बेचना। तो कोई भी मैं किसी को सामान बेचूंगा तो कस्टमर मान लो, कस्टमर हमारा यूजर है, बिल्कुल कस्टमर यूजर है। बेसिकली ये डेब्टर लगता है लेकिन यहाँ पे बी साइलेंट है तो हम इसको बोलेंगे डेटर, ठीक है। बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ये लो मैं स्टार भी बना देता हूं आपके लिए। पॉइंट नंबर 3, और कौन हो सकता है यूजर? इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर दो तरीके के होते हैं। अगर कंपनी है हमारा तो कंपनी भी आपने सुना होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, लिमिटेड कंपनी होता है। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टर है तो एक्सटर्नल होगा, सॉरी लिमिटेड कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्टर है तो एक्सटर्नल होगा, अगर प्राइवेट लिमिटेड में होगा तो वही इंटरनल हो जाएगा। पहले मैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल की बातें कर रहा हूं कि एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आपका एक्सटर्नल यूजर के अंदर आएगा। इसके बाद हम बात करें कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या हमारे इंफॉर्मेशन को यूज करेगी? बिल्कुल सर गवर्नमेंट भी यूज करेगी। क्यों? क्योंकि इसको टैक्स लेना है, गवर्नमेंट। नंबर 5, और सोचिए, कोई भी आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, कोई भी पब्लिक
या आस पड़ोस का कोई भी सोसाइटी हमारे बिजनेस के बैलेंस शीट को देखने में इंटरेस्टेड है, तो मैं बोलूंगा वो क्या है, हमारा अकाउंटिंग यूजर है। कस्टमर हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, पब्लिक भी लिख देता हूं, ये लो आप, ठीक है। इसके बाद इंटरनल यूजर में सबसे पहले तो ऑनर। ऑनर क्या अपने बिजनेस के बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करता है? बिल्कुल चेक करता है। ऑनर के बाद मैं सेकंड पॉइंट बोलूं, इसे फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। डायरेक्टर, बताइए डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर जो हमारे बिजनेस को चलाता है, कंपनी को चलाता है, तो ये भी हमारे बिजनेस के कहीं ना कहीं बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को देखता है कि इसमें क्या चल रहा है आज के टाइम पे, क्या प्रॉफिट क्या नुकसान। तो अगर ये इंटरेस्टेड है देखने में तो यूजर हो गया, ये सिंपल बात। नंबर 3, क्या एम्प्लॉय देखता है? बिल्कुल, मैं डबल ई लिख रहा हूं एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय देखता है, बिल्कुल देखता है। कैसे सर एम्प्लॉय क्यों देखेगा? देखो आप जॉब के लिए जाते हो तो आप साइज देखते हो, अरे मैं तो एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं तो एचडीएफसी बैंक में काम करता हूँ, मैं तो बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। तो बड़ी कंपनी या आप जो नाम ले रहे हो वो कैसे है, उस कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस के बिहाफ पे है। तो आप कहीं ना कहीं कंपनी का जो साइज चेक कर रहे हो, तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कंपनी के इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हो कि भाई कंपनी बहुत मुनाफा है तो लोगों को बोनस देती है, तो इस तरीके से एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय तो बिजनेस के अंदर ही काम करते हैं, तो वो हो गए इंटरनल। डायरेक्टर भी अंदर ही होता है, तो वो कौन हो जाएंगे, हमारे इंटरनल। ठीक है, तो ये मैंने कुछ लिखा है। और क्या और कौन हो सकता है इंटरनली? इंटरनली हो सकता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी डायरेक्टर ही हो गया। तो मैंने अभी आपको समझाया कि हमारे अकाउंट्स के जो है वो दो यूजर हो सकते हैं, या तो इंटरनल हो सकता है या फिर एक्सटर्नल हो सकता है, एक्सटर्नल बाहर वाले। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूसेज का मतलब क्या है? हमारे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को ही चेक करना या देखना, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर। तो आप फटाफट से एक बार ये पॉइंट नोट करिए, बाकी इन सभी चीजों का बच्चे मैं नोट्स दूंगा। इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि पॉइंट दे देगा कि इसमें से कौन सा हमारा इंटरनल यूजर है और कौन सा एक्सटर्नल यूजर है। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यू में टिक करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो आप फटाफट से इसको एक बार नोट करिए। नोट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं और अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फटाफट जल्दी से इसको नोट करिए, आप नोट प्रॉपर करना है। और जो जो मैंने बताया ब्रैकेट में आप लिखते जाना। डायरेक्टर कंपनी का संचालक होता है, एम्प्लॉय वर्कर है, ऑनर कंपनी का मालिक है, इसे एमडी भी बोल सकते हो, चेयरमैन भी लिख सकते हो यहाँ पे आप, एक्स वाई जेड और कोई भी जो बिजनेस के अंदर है वो भी लिख सकते हो, रिलेटिव भी लिख सकते हो, अगर इंटरनली है तो रिलेटिव लिख दो आप, और ये एक्सटर्नल। तो इसको आप अच्छे से नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। हम्म तो इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। कुछ हमारे एग्जाम के अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर आपको थोड़ा सा स्टडी तो करना पड़ेगा। इसलिए आप, मेरे हिसाब से आप लोगों की सबकी तैयारी तो अच्छी चल रही होगी बाकी सब्जेक्ट की। अकाउंट्स की आप टेंशन मत लेना, क्योंकि जो आपके ईपीएफओ के एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो उसका जो भी अपडेशन आता है वो तो मैं सारा अपडेट ही करा रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंट में हमारे अकाउंट्स के 3 ब्रांचेस है। सर ये ब्रांच का मतलब क्या होता है और ब्रांचेस ऑफ अकाउंट क्या है? सिंपल वर्ड में मैं अगर आपको बताऊं तो अकाउंट्स जो होता है वो 3 पार्ट में बांट दिए गए हैं। जैसे आपका बिजनेस है, एक दिल्ली में है एक मुंबई में, तो ब्रांच है वो। सेम इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। एक बांट दिया गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
एक बांट दिया गया है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैं अगर तीनों की मैं बात करूं, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ब्रांचेस आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये हमारे अकाउंटिंग के ब्रांचेस हैं इनमें से या नहीं है। तो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल भी दे देता हूं कि इनमें फर्क क्या है बेसिकली तीनों अकाउंटिंग में। ठीक है, आपने अच्छे से समझना, अभी नोट नहीं करना। ठीक है, चलिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका मेन पर्पस होता है हमारा कि हमें अपने अकाउंट से नेट प्रॉफिट को बताना, नेट प्रॉफिट या फिर लॉस को फाइंड करना, इसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट या लॉस को फाइंड करना। ठीक है बच्चे, और आपके बैलेंस शीट में क्या एसेट है और क्या लाइबिलिटी है, इसको बताना बैलेंस शीट में। अब तो आपको थोड़ा याद हो गया होगा कि बैलेंस शीट में किस चीज की इंफॉर्मेशन होती है, एसेट्स और लाइबिलिटी। कॉस्ट अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो ये पर यूनिट प्रोडक्ट का कॉस्ट, कॉस्ट फाइंड करता है। तो हम अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, तो हम बिल्कुल बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं इजीली। कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसे इस मार्कर को बनाने में कितना खर्चा आया, ये इस वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं सिखाया जाएगा, वो सिखाया जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। किसी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, जैसे कि आप देखते हो कि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको मार्केट में रहने के लिए कस्टमर रुपीस को देखता है। अगर आपका प्रोडक्ट 1000 का है और कोई दूसरा पर्सन उसको 999 का बेच रहा है, तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा 1 रुपए के पीछे। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, हमें प्रोडक्ट का कॉस्ट को बहुत कटिंग करना पड़ता है। तो कैसे कटिंग किया जाए, किस वेस्ट को कैसे यूटिलाइज किया जाए, स्क्रैप को कैसे यूटिलाइज किया जाए, या इस मार्कर को जैसे बनाया 10 रुपए का कॉस्ट आया, पेंटिंग कितना करा जाए। मान लो अगर मार्कर को कॉस्ट कम करना है तो इसकी थिकनेस कम कर देंगे, प्लास्टिक बचा लेंगे, या फिर उनके अपने टूल्स हैं। तो इसके अंदर हम यूनिट की कॉस्ट को निकालना सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो जाता है यहाँ पे क्या क्या होता है, जैसे हम कॉस्ट शीट बनाते हैं यहाँ पे, कॉस्ट शीट। ठीक है, मैं कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे कॉस्ट शीट बनाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अंदर होता है डिसीजन मेकिंग का काम। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि आप इस काम को करें या ना करें। सपोज करो, जैसे आपको पता होगा कि जितने भी हमारे मैं बात करूं अगर, जैसे सैमसंग या फिर एप्पल, क्या एप्पल अपने मोबाइल फोन या फिर सैमसंग अपने मोबाइल फोन अगर बनाती है तो क्या सारे पार्ट्स खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है? नहीं। एप्पल बहुत सारे पार्ट क्या करती है कि ये इंपोर्ट करती है चाइना से। आपको पता होगा इनका खुद का प्लांट लगा हुआ है। सैमसंग भी ऐसे कुछ बहुत सारे पार्ट कहां से इंपोर्ट करती है? चाइना से। क्यों इंपोर्ट करती है? मान लो एप्पल ने देखा कि मुझे एक इसके अंदर, सपोज दैट के कैमरा, एप्पल ने देखा कि मैं अगर इस कैमरे को बनाऊं तो मेरा कॉस्टिंग आ रहा है 10,000 रुपए एक कैमरे को बनाने में। लेकिन चाइना में एक ऐसी कंपनी है जिसका काम ही कैमरा बनाने का है सिर्फ, उसको दिया गया, वो मुझे 8,000 में तैयार करके दे रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि मुझे बनाने में अगर 10,000 रुपए लगता है, अगर कैमरे को बनाने में 10,000 रुपए लग रहा है मेरा खर्चा, और दूसरी कंपनी मुझे, अदर कंपनी कैमरे को मुझे 8,000 में प्रोवाइड कर रही है, सेम क्वालिटी सेम सारी चीजें, तो मैं खुद क्यों बनाऊंगा? मुझे किसके साथ जाना चाहिए? गो विद अदर कंपनी और वहां से बाय करना चाहिए। सेम डिस्प्ले की बात करें, मैंने देखा कि मैं अपना डिस्प्ले 4,000 में तैयार कर रहा हूं,
लेकिन दूसरी कंपनी मेरे से 4,500 रुपये डिमांड कर रही है, तो मैं दूसरी कंपनी के साथ क्यों जाऊंगा, मैं खुद बनाऊंगा। तो ये काम किसका होता है, हमें सिखाया जाता है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग के बिहाफ पे। इसके अंदर मेनली होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग होता है हमारा। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंट की बात करें तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंट कितने हैं हमारे, तीन। पहला फाइनेंशियल अकाउंट, दूसरा कॉस्ट अकाउंट, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब वहां से क्या सीखोगे, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप अच्छे से समझ जाओ तो अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट निकालना सीख जाओगे। नंबर दो बात करें, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग आप जानकारी चाहते हो तो वहां से क्या रिजल्ट, आप किस चीज में आप बिल्कुल देखा जाए तो, कि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे तो किस चीज में आप बिल्कुल समर्थ हो जाओगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तरह से बोलते हैं ना कि आप परफेक्ट हो जाओगे, तो यहाँ पे आप हर यूनिट के कॉस्ट को निकालने में परफेक्ट हो जाओगे। इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किस काम में आप परफेक्ट होगे, तो आप हो जाओगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, आप हो जाओगे डिसीजन मेकिंग करने में परफेक्ट। तो आपका ये मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किया आपसे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें से भी आपके ईपीएफओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप फटाफट से एक बार इसको नोट करिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो आप इसको एक बार नोट करिए, ठीक है। नोटिंग अच्छे से करना है और अपने लैंग्वेज में करना है अपने। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आई होप कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, बताइए। सब ठीक चल रहा है, और ठीक चलना भी चाहिए। अच्छे से पढ़ के जाना है, पेपर इतना मुश्किल नहीं आता, मुश्किल बना देते हैं आप सब बच्चे। बिल्कुल सिंपल सिंपल। अकाउंट्स के अंदर आपके 4 नंबर तो फिक्स है कि आने ही आने हैं, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करें आप। देखो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैं हर चीज बेसिक चीजें इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। मैं सारी चीजें कवर करूंगा, तो बस आपको सुनना है और एक बार मेमोराइज करना है, और रजिस्टर जरूर मेंटेन करें और अपनी लैंग्वेज में लिखें। डिफरेंस देखेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं बुक कीपिंग की बात करता हूं और अकाउंटिंग की। बुक कीपिंग कौन है, जैसे मान लो कि एक ऑफिस है, ये ऑफिस है, कंपनी एक। ऑफिस में कौन काम करेगा, स्टाफ। ये लो, ऑफिस में स्टाफ काम करेगा। स्टाफ अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी, और जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो भी हो सकते हैं। तो मैं अगर स्टाफ की बात करूं तो मान लेते हैं इसमें पियून की नौकरी, पियन। पियन की मैं बात करूं तो इसकी क्वालिफिकेशन हो भी सकती है और नहीं भी, मैं मान रहा हूं कि इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये ओनली सेकंड पास है। सेकंड पास बिल्कुल हो सकता है, सेकंड पास। क्या इसे लिखना और पढ़ना आता होगा पियून को, बिल्कुल हो भी सकता है। बाकी नोट वगैरह की तो पहचान हर किसी को ही है। अब इस कंपनी के बिजनेसमैन ने क्या करा, बहुत लापरवाह इंसान है इस कंपनी का जो बिजनेसमैन है, बहुत ही लापरवाह इंसान है। और वो क्या करता है, इस कंपनी के अंदर जो भी डेली के खर्चे इनकम होता है उसकी बस इस क्या करता है, वो स्लिप बना लेता है। जो इसका ऑनर है वो क्या करता है, बस एक स्लिप बना लेता है और स्लिप बना के वो रखता जाता है। उसने क्या करा, एक बैग के अंदर बहुत सारे स्लिप भर दी इसने। एक बैग था और उसके अंदर बहुत सारी स्लिप भरता गया, भरता गया, भरता गया, भरता गया, भरने लग गया।
एक होता है ना आपका बैग कट्टे के तरीके से, इसमें क्या करा, भर दिया और इसको ऊपर से रस्सी से इसने क्या करा, बंद कर दिया। अब इसने सोचा यार मुझे अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, और ये कट्टा लेके गया एक किसी चार्टेड अकाउंटेंट के पास, सीए के पास। जब चार्टेड अकाउंटेंट के पास लेके गया तो चार्टेड अकाउंटेंट भाई साहब अपना काम कर रहे थे। ये इसके पास गया, इसने रिंग किया, ऑफिस गया, और ऑनर मिस्टर राम, राम ने बोला सर मैं राम, मुझे अपनी कंपनी के बिजनेस की अकाउंटिंग करवानी है। चार्टेड अकाउंटेंट ने बोला बस आप आइए, बहुत स्वागत है, मैं इसीलिए तो बना हूं। इसके पास ये बैग ले जाता है, और ये बैग इसके पास ले जाके ये रख देता है, बोलता है ये लो सर इसकी अकाउंटिंग करो। इस चार्टेड अकाउंटेंट को बहुत गुस्सा आता है। बताओ क्यों गुस्सा आएगा? भाई आप किस तरीके से लाओ, ये क्या कोई तरीका है? आपसे स्कूल में अगर बोला जाए होमवर्क करके लाओ, तो आप रजिस्टर को, सारे रजिस्टर को मिक्स करके कट्टे को टीचर को दे दोगे, क्या चेक हो जाएगा आपका रजिस्टर? बिल्कुल नहीं होगा। ये गुस्से में आ गया, इसने बोला सर हम आपकी अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन ये ऐसे हम अकाउंटिंग करेंगे, मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक पूरा बहुत बड़ा मैसअप करके पूरा बिल वगैरह सब दे दिया, इसको पहले आप ना ठीक से अरेंज करके मेरे पास लाइए तो मैं अकाउंटिंग कर दूंगा। ये किसने बोला? एक चार्टेड अकाउंटेंट ने। ये अकाउंटेंट भी है। भाई ऑनर ने बोला कहां से कराऊं, जल्दी डेट आ गई, इनकम टैक्स भरना है, प्रॉफिट भी जानना है, तभी मैं टैक्स लाइबिलिटी निकाल पाऊंगा। और प्रॉफिट जल्दी से जल्दी निकालने के लिए इसने क्या करा, ये लेके वापस आ गया यहां। जैसे ये वापस लेके आया, ये सीधा बात किससे करने लग गया कि इसको कैसे अरेंज किया जाए, इसके पास टाइम नहीं है, बहुत सारे कस्टमर है इसके पास। ये अपने पियोन को बुलाता है, बोलता है पियोन एक काम करो आप, क्या आपको अकाउंटिंग करनी आती है? पियोन ने बोला हाँ सर मैं अकाउंटिंग करनी आती है। पियोन ने बोला नहीं सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अकाउंटिंग नहीं कर सकता। बोला एक काम कर सकते हो, इसमें जितने भी आपके बिल हैं, इस बिल को क्या अलग अलग कर सकते हो? मैं बता देता हूं कि रेड वाली पर्ची है एक, इसमें एक येलो पर्ची है आपकी, एक आपकी ग्रीन पर्ची है, ये पर्चियों को निकाल के एक जगह इकट्ठा कर दो और एक फाइल दे दिया, इस फाइल में लगा दो। हाँ या ना बताइए, क्या ये कर सकता है? बिल्कुल ये पियन कर सकता है। इस पियन ने क्या करा, सारे जितने भी इसके अंदर बिल थे सबको इकट्ठा किया और यहां पे इकट्ठा करके फाइल बना दिया। इसके बाद इसका ऑनर फिर से कहां गया, इस चार्टेड अकाउंटेंट के पास फाइल लेके। अब बताओ ये चार्टेड अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल, इसको फाइलें मिल गई सारी, खर्चे से रिलेटेड फाइल, इनकम से रिलेटेड फाइल, एसेट से रिलेटेड फाइल, सारे फाइलें मिल गई। अब इसको एंट्री करेगा, ये क्या करेगा, अपना लैपटॉप निकालेगा और लैपटॉप पे फटाफट से इस पे एंट्री करता जाएगा, बैठ के ये एंट्री करेगा और सारी चीजें एक रिपोर्ट बना के इसको दे देगा। तो बस यही मैं समझाना चाहता हूं, जो बेसिक काम इस पियोन ने किया इसको बोलते हैं बुक कीपिंग और इसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? देखो, पहले आपका अकाउंटिंग होगा या बुक कीपिंग होगा, यानी पहले अलग अलग रिकॉर्ड को सही से करना पड़ेगा या अकाउंटिंग करेंगे? सर पहले हमें बुक कीपिंग करना चाहिए। तो हमारे डिफरेंस की बात करें तो ये फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, अगर मैं बताऊं तो प्राइमरी है स्टेज, तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए? ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, क्या इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? इसके पास क्या ये सेकंड पास था, तो इसके लिए नो टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, नो टेक्निकल या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए? यस, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। क्यों चाहिए भाई इसके लिए क्वालिफिकेशन? ताकि हम अच्छे से अकाउंटिंग कर पाए। नंबर 3, इसका काम क्या होता है, डेटा को अच्छे से क्लासिफाई करना, ये क्लासिफाइंग करता है। और इसका काम क्या होता है, उस सब को समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ये क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाएगा। मैं डिफरेंस बता रहा हूं बच्चे, ये बुक कीपिंग है स्टार्टिंग में और ये हमारा अकाउंटिंग है। तो ये पहले होगा प्राइमरी, उसके बाद ये होगा। इसके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसके अंदर क्वालिफिकेशन होगा। ये
अकाउंटिंग का डिजाइन होता है क्या? बिल्कुल, अकाउंटिंग का करने का डिजाइन आपको पता है कि इस तरीके से डिजाइन होता है, लेकिन क्या इसका डिजाइन होगा? इसके अंदर नो डिजाइन, और इसके अंदर यस डिजाइन चाहिए। और क्या होता हो सकता है डिफरेंशिएट? ये आपका एक टेक्निकल नेचर का नहीं है, मैकेनिकल नेचर है कि कोई भी कर सकता है, और ये एक हमारा टेक्निकल नेचर का होगा। तो सिंपल सी बात करें तो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तो आपको डेफिनेशन पता है, अकाउंटिंग एक लिखने की कला है। तो मैं बात करूं तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस, तो बुक कीपिंग जो होता है हमारा प्यून लेवल का काम करता है, बिल को इधर करना, बहुत नॉर्मल फाइलों वगैरह को सही से मैनेज करना। अकाउंटिंग उसके अंदर जो बिल लिखा हुआ है उसको एंट्री करना, इसको क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो डिफरेंस एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपके। और अगर मैं देखूं आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू टाइप में, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में आएगा आपके कि बुक कीपिंग हमारा इस पार्ट को बोलेंगे, जैसे कि डेटा को क्लासिफाइंग करना इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है बुक कीपिंग का। तो बुक कीपिंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, या फिर नन ऑफ दीज है, इस तरीके से हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने समझाने की कोशिश करी कि बुक कीपिंग कौन करता है? एक अकाउंटेंट करता है, इसके बाद अकाउंटिंग मैंने सेकंड पार्ट किया। तो डिफरेंस भी बताया आपको, नोट्स के अंदर डिफरेंस मिल जाएंगे, उसको पढ़ेंगे तो बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप फटाफट से इसको अपने लैंग्वेज में बुक कीपिंग को और अकाउंटिंग को लिखिए। बुक कीपिंग का मतलब होता है किसी भी डेटा को अच्छे से मैनेज करना, संभाल के रखना। अकाउंटिंग का मतलब उसको रिकॉर्ड को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना, यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम फिर देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नोट कर रहे हैं? जल्दी जल्दी करिए फटाफट।